गणित का ये पहला दिन है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं कहते किसको हैं। तो गणित में सिर्फ संख्याओं को ही पढ़ा जाता है, अक्षरों को दूसरे विषय में पढ़ा जाता है, संख्याओं को गणित में पढ़ा जाता है। मैं आपसे शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि जो गणित विषय होता है ये सबसे वफादार विषय होता है। गणित से ज़्यादा वफादार कोई दूसरा विषय नहीं होता। अगर आपको एक बार गणित समझ में आ गया अच्छे से तो आपको गणित से प्यार हो जाएगा। और गणित इतना वफादार होता है कि अगर उसने आपका हाथ एक बार पकड़ लिया तो आपकी नैया जरूर पार हो जाएगी। चाहे जहाँ चले जाएं, चाहे समुंदर में कूद जाएं, आपको पार उतार ही देगी, क्योंकि इसका कोई अलग अलग चैप्टर तो होता नहीं, अलग अलग विषय नहीं होता है। एक सवाल जो आप लगाना सीख गए वही सवाल कठिन होती चली जाती है बस। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ जाइए कि सवाल चाहे जितनी कठिन हो आप लगा लेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बचपन से ही हम लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि गणित बहुत कठिन होता है, जिसके कारण हम शुरुआत ही ये सोच कर करते हैं कि बहुत कठिन चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आज मैं प्रूफ कर दूंगा, आप ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको ये खुद एनालाइज होगा कि हाँ वाकई में गणित सबसे सरल विषय होता है। क्योंकि आप अगर थोड़ा थोड़ा करके टारगेट बना के पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो वो चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं, खासकर गणित में। तो गणित में आज संख्या हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसको पूरा देखिएगा। पहले हम लोग इसमें थ्योरिकल देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। उसके बाद कुछ सवाल लगाएंगे। वो सवाल जब आप लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं संख्याएं से। तो संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार। तो मुख्यतः संख्याएं होती हैं दो प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन संख्या वास्तविक होती है और कौन संख्या काल्पनिक? तो देखिए, वास्तविक संख्याएं जितनी आप देखते हैं, जितना उपयोग करते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। काल्पनिक संख्याओं की पहचान जान लीजिए, वास्तविक की अपने आप हो जाएगी अगर रूट के अंदर माइनस लगा हो और रूट के बाहर कोई सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। आप जानते हैं रूट के बाहर अगर कोई संख्या नहीं लिखी है तो 2 मानी जाती है, यानी ये -4 एक काल्पनिक संख्या है। अगर मान लीजिए रूट के बाहर हम 4 लिख दें और अंदर कुछ भी लिख दें लेकिन माइनस में, तो काल्पनिक संख्या है। यानी ये दोनों काल्पनिक संख्याएं हैं। अगर रूट के बाहर √6 -8 काल्पनिक संख्या है। अगर यहाँ पर एक विषम संख्या लिख दी जाएगी, जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, अगर यहाँ 5 कर दें, मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए 5 और फिर लिख दिए -8, तब ये काल्पनिक संख्या नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी ये आगे चर्चा करेंगे। अभी आपको केवल याद रखना है कि काल्पनिक संख्या कैसी होती है। काल्पनिक संख्या की पहचान ये होती है कि रूट के अंदर माइनस अगर है तो बाहर सम होना चाहिए। अगर बाहर सम नहीं है, विषम है, तो रूट के अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो वास्तविक संख्या होगी। अब वास्तविक क्या है? तो इसके अलावा सभी वास्तविक हैं। 0 भी वास्तविक है, -1 भी वास्तविक है, 1/2 भी वास्तविक है ना, √5 भी वास्तविक है, 3√5 ये भी वास्तविक है। तो ये सभी वास्तविक संख्या है। वास्तविक का मतलब जो वास्तव में हो, जिनका उपयोग वास्तव में होता हो। इनका उपयोग आप नहीं कर सकते क्योंकि आप इसे हल कर ही नहीं सकते। अब आगे बढ़ें तो काल्पनिक को तो छोड़ दीजिए, काल्पनिक का मतलब कि ये संख्याएं है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इनको हम क्या गिनेंगे। आते हैं वास्तविक संख्या पर। तो वास्तविक संख्याएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं और पढ़ने के आधार पर तो कम से कम 10-12 प्रकार की होती हैं। अब वो मुख्य प्रकार की क्या होती हैं 3, समझ लीजिए। वास्तविक संख्याएं, एक संख्या होती है, 2 संख्या होती है और 3। पहली संख्या को आप कहते हैं पूर्णांक। पहली संख्या क्या होती है? पूर्णांक। दूसरी संख्या होती है दशमलव और तीसरी संख्या होती है भिन्न। मुख्य रूप से गणित में इन्हीं 3 संख्याओं का ही प्रयोग होता है। या तो पूरी की पूरी संख्या होगी, या दशमलव होगा, या तो भिन्न होगा। भिन्न में आप समझते होंगे जैसे 1/2 लिख दिया जाए,
3/4 लिख दिया जाए। ये भिन्न संख्याएं होती हैं, इसकी पहचान करना बहुत आसान है, एक अंश हो और एक हर हो। दशमलव की भी पहचान करना बहुत आसान होता है, जिसमें दशमलव लगा हुआ है वही दशमलव संख्या है, जिसमें दशमलव नहीं लगा है वो दशमलव संख्या नहीं है। पूर्णांक का मतलब 0 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जो न तो दशमलव हो और न ही भिन्न हो। तो ये हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा अभी कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक को भी 3 भागों में बांटते हैं, पूर्णांक, दशमलव और भिन्न। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि संख्याएं और भी प्रकार की होती हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन्हें पढ़ने की। वैसे तो 3 ही प्रकार की होती हैं, लेकिन हमें अध्ययन करना है, इसलिए हम सारे प्रकार को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हल करेंगे सवाल। तो पहला प्रकार है, अन्य प्रकारों में हम देखते हैं, पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या। यहां से आपको ध्यान से समझना है, यहीं से आपके सिलेबस की चीज शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक का मतलब कि जिसे इंसानों ने ना बनाया हो, या जिसका ये न पता हो कि इसे कौन बनाया है, हम उसे प्राकृतिक कहते हैं। तो समझ लीजिए कि 0 के अलावा, 0 के अतिरिक्त सभी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। तो आपको क्या याद करना है कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, बस। अब 0 के अलावा जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? जैसे आप 1 कह सकते हो, 2, 3, 10, इस तरह से कोई भी सारी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 0 लगा है, बात सही है, यहाँ 0 लगा है, लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखिए तो ये जो 10 है वो 10 बार लिखा गया है कि नहीं? जो 3 है वो 3 बार करके 1 को जोड़ा गया है। तो यहाँ 10 पे आप 0 मत देखिए, यहाँ 10 देखिए। तो 0 के अलावा सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो 0 क्या होता है ये देखिए। तो 0 जो होता है वह एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या। अब कहेंगे कि पूर्ण संख्या में क्या आता है? तो 0 के साथ सभी संख्याएं पूर्ण होती हैं, यानी 0, 1, 2, 3 वगैरह वगैरह। तो आपने क्या सीखा? महत्वपूर्ण चीज समझिए। महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि 0 एक केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं। चलिए तीसरी बात समझते हैं। तीसरी बात है जिसे हम कह सकते हैं सम संख्या, और चौथा प्रकार मान लें हम विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या ये सब आप लोग जानते हैं, इस पे ज्यादा देर तक चर्चा नहीं करेंगे। सम का मतलब क्या होता है? जो संख्या 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो, जैसे 2 भी, 4 भी और 6 भी। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है? ये सब सम संख्याएं हैं। और विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित न हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। जो 2 से विभाजित न हो वो विषम, और जो 2 से विभाजित हो वो सम। पांचवा प्रकार है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब जिसका विभाजन होता हो गुणा के रूप में, यानी कि जो किसी और से विभाजित हो जाती हो गुणा करने पर। भाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो विभाजित होती हो, जो विभाजित होती हो। जैसे सबसे छोटी विभाजित संख्या कौन होती है? 4। 4 से छोटी कोई संख्या विभाजित नहीं होती है। 3 विभाजित नहीं होती है, 2 भी विभाजित नहीं होती है, 1 भी नहीं। तो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10, 12। तो इस तरह से ये संख्याएं कैसी होती हैं? भाज्य होती हैं। 4 2 के पहाड़ा में आता है, 6 भी 2 के पहाड़ा में आता है, बाकी सब तो आता ही है, अब जानते हैं।
अब बीच में जो बच गया क्या बच गया, उसे छठवां प्रकार मानते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या आता है, 1, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब, यानी जो संख्याएं किसी से भी विभाजित न हो वो अभाज्य हैं। अंग्रेजी में इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं और इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब सातवां प्रकार हम क्या मान सकते हैं, सातवां प्रकार में हम मान लें सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याएं, ये दो संख्याओं का जोड़ा होता है, दो संख्याओं का जोड़ा होता है जो एक दूसरे से विभाजित होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख दूं 3 और 9, तो बताइए क्या इनमें एक दूसरे से विभाजित हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। 3 के पहाड़ा में 9 आता है। अगर मान लीजिए लिख दें 4 और 8, तो क्या ये एक दूसरे से विभाजित होती हैं? बिल्कुल होती हैं। 4 दूनी 8। मान लीजिए अगर हम लिख दें 6 और 9, तो क्या ये एक दूसरे से विभाजित होती हैं? तो एक दूसरे से विभाजित तो नहीं होती, लेकिन 3 से दोनों विभाजित होती हैं, तो इसलिए ये सहभाज्य है। अब एक आठवां प्रकार आता है संख्याओं का, जिसे हम कहते हैं सहअभाज्य। सहभाज्य और सहअभाज्य में फर्क क्या है? सहअभाज्य का मतलब जो एक दूसरे से विभाजित न होता हो। जैसे 8 और 9, बताइए ऐसी कोई संख्या जिसके टेबल में 8 और 9 दोनों आता हो? नहीं आता। या कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता हो, उन्हें सहअभाज्य कहते हैं। जैसे 12 और 17, 4 के पहाड़ा में 12 आएगा, 6 के पहाड़ा में 12 आएगा, लेकिन 17 किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा। सही है ना? तो इस तरह से ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि संख्याएं होती हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक की पहचान करके हमने छोड़ दिया क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने देखा वास्तविक संख्याएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की, पूर्णांक, दशमलव और भिन्न। फिर हमने देखा कि अन्य प्रकार जिनका हम अध्ययन करते हैं वे मुख्य रूप से कितने प्रकार की हैं, तो वे मुख्य रूप से 8 प्रकार की हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य और सहअभाज्य, और भी अध्ययन के तौर पे होती हैं, लेकिन हमें मुख्य रूप से इन्हीं को पढ़ना है। तो ये था हमारा थ्योरिकल पार्ट, कॉन्सेप्ट का पार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि इनसे संबंधित, इन पर आधारित किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगर आप इन 5 प्रश्नों को हल कर देते हैं तो ये मान लीजिए कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? और 4 विकल्प है, ए में 2, बी में 4, सी में 6, 8, डी में 8। तो बताइए निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? 2, 4, 6 या 8? अभाज्य का मतलब जिसका विभाजन न होता हो, तो आप जानते हैं 2 एक अभाज्य संख्या है, 4, 6, 8 भाज्य संख्याएं हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। ठीक है, बहुत सरल था ये। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन काल्पनिक संख्या है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी। बताइए कौन काल्पनिक संख्या है? सोचिए, अभी आप पढ़े हैं। -5 ये तो नहीं है, रूट के अंदर 5 ये भी नहीं है, रूट के अंदर 5 और बाहर 5 डी में। तो कौन होगा? सी सही होगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस लगा है और रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 होगा। मैंने बताया था कि जब रूट के बाहर कोई संख्या न लिखी हो तो 2 माना जाता है। 2 का मतलब सम, अगर सम है और रूट में माइनस है तो वो काल्पनिक हो जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, सहअभाज्य की पहचान कीजिए। सहअभाज्य संख्या की पहचान कीजिए। और 4 विकल्प हैं, ए में है 17, 34, बी में है 18, 20, सी में है 25, 30 और डी में है 8, 9। सहअभाज्य 17 और 34 तो होगा नहीं, क्योंकि 17 के ही पहाड़े में 34 आ जाता है, तो ये सहभाज्य है, अभाज्य नहीं है। बी में है 18, 20, तो आप जानते हैं कि 2 के पहाड़े में 18 भी आता है और 20 भी आता है, तो ये भी नहीं होगा।
सी भी नहीं होगा क्योंकि 5 के पहाड़े में 25 और 30 दोनों आता है। डी होगा क्योंकि 8 और 9 कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में आता हो। तो ये तीनों बहुत सरल प्रश्न थे। अब आपको चौथा प्रश्न देते हैं जो CBT 2 का कह सकते हैं। रेलवे में दो होंगे ना, CBT फर्स्ट परीक्षा होगी और CBT सेकेंड। तो ये तीनों आपका CBT फर्स्ट का था, ये आपका CBT 2 का है। इसे अगर आप सही कर देते हैं तो मान लीजिए कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। प्रश्न है चौथा, निम्न में कौन कथन सत्य है? ABCD 4 विकल्प। तो चलिए बताइए। सभी सम संख्या विभाजित होती है। पहले इस कथन की हम जांच करें, क्या ये सही है? सभी सम संख्या विभाजित होती है, आपने यही पढ़ा है? नहीं, सभी सम संख्या विभाजित नहीं होती। दो एक ऐसी मात्र सम संख्या है जो अभाज्य भी है। दो के अलावा जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो विभाजित होती हैं, लेकिन दो विभाजित नहीं होता। इसलिए ये कथन गलत है कि सभी सम संख्या विभाजित होती हैं। तो पहला कथन गलत। दूसरा कथन, सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक 15 विषम संख्या है, तो क्या वो अभाज्य है? नहीं, वो भाज्य है ना। यही बात तो कह रहा है कि सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होती। बिल्कुल सही बात है कि सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होती। जैसे 5 एक विषम संख्या है, वो अभाज्य है, अच्छी बात है। 11 विषम संख्या है, वो भी अभाज्य है, अच्छी बात है। लेकिन 15 विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 25 विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है, भाज्य है। तो ये कथन आपका बी क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। सी, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। क्या ऐसा है कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या हो? नहीं, दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। और डी में लिखा है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या भी होती हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। 0 एक पूर्ण संख्या है और ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर इसी का उल्टा लिखा गया होता कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो ये भी कथन सही होता। तो इन चारों में कौन सा कथन सही है? बी सही है, बाकी ए सी डी गलत है। तो ये 4 प्रश्न थे जो हमने हल करवाए। अब एक 5वां प्रश्न है आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखिए और उस पर हम विस्तृत वर्णन उसका अगले वीडियो में करेंगे। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। हालांकि इसको हमने पढ़ाया नहीं है, फिर भी 5वां प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? 0 की खोज किसने की थी? आपके सामने विकल्प हैं ABCD। ए में है अज्ञात भारती, बी में आर्यभट्ट, सी में रामानुजन और डी में वाराहमिहिर। तो आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि 0 की खोज किसने किया। और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे कि इन संख्याओं का उपयोग किस तरह से गणित में होता है। आज हम लोगों ने एक संक्षिप्त परिचय देखा। तो क्या आपको वास्तव में ये समझ में आया जो हमने पढ़ाया है? समझ में आया हो अगर, तो आप एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत किए तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।